नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, देखते देखते आज हमारा मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, साहित्य और इतिहास से संबंधित वीडियोस का आखिरी लेक्चर आ चुका है। हमने मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमने इतिहास चालू किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हमारा मध्यकालीन इतिहास या मध्य प्रदेश की इतिहास, सांस्कृतिक और साहित्य का आखिरी लेक्चर है और इसका नंबर है लेक्चर नंबर 41। कभी आपने एक बार इन सभी 41 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया तो आपकी जो MPPSC की यूनिट 2 है वो पूर्ण रूप से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप जब हमारी MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो वहाँ पर आपसे हर प्रश्न बनने वाला है। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ नया सोचूंगा और उस नए के साथ मैं आपको वापस कोशिश करूंगा कि MPPSC प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूं, जो कि MP से रिलेटेड है। अभी हमने मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को देख लिया। आने वाले समय में अब मैं प्लान करता हूं कि जहां से आपके नंबर कटते हैं उन टॉपिक्स को अपन क्लियर करें और ऐसे करते करते हम धीरे धीरे क्या आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हमारा मध्य प्रदेश की कला, सांस्कृतिक और साहित्य का आखिरी टॉपिक है, आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश में सल्तनत कालीन कुछ घटनाएं हुई, मुगल कालीन कुछ घटनाएं हुई, साथ साथ इसमें हम मध्य प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट वंश फारूकी वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। ये तीन ही आपको आज इस जो हमारा यहाँ पर ये टॉपिक्स था, इसका यह आखिरी लेक्चर है। आप एक बार जाके देखेंगे तो आपको ये पूरे लेक्चर्स हमारी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कल से हम नया टॉपिक सोचेंगे, जो भी दिमाग में आएगा, जहाँ पर लगता है कि बच्चे को दिक्कत आती है, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में हम 3-4 टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक तो सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश, फिर हम पढ़ते हैं मुगल कालीन मध्य प्रदेश, और उसके बाद पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र राजवंश मालवा के। इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो स्वतंत्र राजवंश और प्रमुख शासकों के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम मध्य प्रदेश के सल्तनत काल और मुगल काल को पढ़ेंगे। सबसे पहले सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले आप सभी को पता है 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी गजनी वंश का शासक बनता है। फिर वो आप सभी को पता है भारत पर आक्रमण उसके स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है भारत से धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार करना। उसी दौरान यहाँ 1018 और 19 में कालिंजर के किले पर हमला करता है। उस दौरान कालिंजर के जो शासक होते हैं वह गुर्जर प्रतिहार नरेश राजा राज्यपाल होते हैं। अब राजा राज्यपाल मोहम्मद गजनबी से डर जाते हैं और मोहम्मद गजनबी के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब उस टाइम हमारे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में चंदेल राजा हुआ करते थे। अब यहाँ पर चंदेल राजा थे विद्याधर। अब विद्याधर को क्या आती है, मेनली गुस्सा आ जाती है कि यार इतना पराक्रमी शासक होकर या इतना बड़ा राजवंश का शासक होकर ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के सामने, एक काफिर के सामने क्या कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है। तो विद्याधर को गुस्सा आती तो विद्याधर क्या कर देते, राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। उसी दौरान हारने के बाद ये कालिंजर किले से जब ये जीतता है तो उसके बाद यह ग्वालियर पहुंचता है और ग्वालियर के किले पर भी हमला करता है, परंतु यहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ता है। फिर मोहम्मद गजनबी के बाद आप सभी को पता है मोहम्मद गोरी राजा बनते हैं। तो उस दौरान ग्वालियर के राजा थे सुलक्ष्मण पाल। कौन थे? सुलक्ष्मण पाल। ये ग्वालियर के राजा सुलक्ष्मण पाल पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो जिससे सुलक्ष्मण पाल डर जाते हैं और उनके सामने क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। साथ ही में यहाँ मोहम्मद गोरी को 10 हाथी भेंट देते हैं और उसके बाद गोरी क्या करता है, सुलक्ष्मण पाल को हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक को यह किला सौंप देता है, जो कि किसका दास था, मोहम्मद गोरी का दास था। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी को पता है आगे जाके सल्तनत वंश की नींव रखता है 1206 में। अब देखिए, हम गुलाम वंश के दौरान की बात करते तो आप सभी को पता है गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। इसने मध्य प्रदेश पर कुछ महत्वपूर्ण हमले किए। 1196-97 में इसने मालवा उज्जैन पर हमला किया, जब यह किसके संरक्षण में काम कर रहा था, मोहम्मद बिन गोरी के संरक्षण में काम कर रहा था। 1202-1203 में यह चंदेल शासक परमर्दी देव के ऊपर आक्रमण करता है
और परवर्ती देव क्या कर देते हैं, मेनली आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसी दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक जो परवर्ती देव के मंत्री होते हैं, अजय देव की हत्या कर देता है। इसके बाद ऐबक कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। फिर आते हैं इल्तुतमिश। आप सभी को पता है इल्तुतमिश इलवारी तुर्क थे। इनके द्वारा गुलाम वंश के अंतर्गत एक इलवारी वंश की स्थापना की गई थी। इल्तुतमिश 1231 ईस्वी में ग्वालियर के उस समय के शासक थे मले बर्मन। मले बर्मन पर आक्रमण करते हैं और उस युद्ध में ये कर देते हैं, मले बर्मन को हरा देते हैं। अब मले बर्मन को हराने में इनकी सहायता करते हैं उस समय शिवपुरी के एक शासक होते हैं नरवर्मन। कौन होते हैं? नरवर्मन। नरवर्मन मेनली इल्तुतमिश की सहायता करते हैं मले बर्मन को हराने में। तो इल्तुतमिश इससे खुश हो जाता है मले बर्मन से और इसे क्या दे देता है, शिवपुरी वाला क्षेत्र इसे सौंप देता है। फिर 1234-35 में यह मालवा पर हमला करता है। उसके बाद यह महाकाल मंदिर पर भी हमला करता है और महाकाल मंदिर को लूटता है। फिर इसके बाद यह विदिशा पर आक्रमण करता है। विदिशा को उस टाइम भिलसा के नाम से जाना जाता था और भिलसा को तहस नहस कर देता है। इसकी जानकारी हमें मिलती है तबकात नासिरी जो पुस्तक है, ठीक है, उस पुस्तक में हमें देखने को मिलती है इसकी जानकारी कि इसने विदिशा पर आक्रमण किया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तबकात नासिरी पुस्तक किसकी है। इल्तुतमिश के बाद हम आगे बढ़े उससे पहले मैं MPPSC आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ कि बेटा 3.0 चल रहा है। अभी केवल पेपर 1 की यूनिट 3 तक का हमारा क्या हुआ है, आंसर राइटिंग हुआ है। अभी भी आपके पास 32 दिन बचे हुए हैं और इन 32 दिनों में आपने कभी एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक बार मनोज पाल सर से और DC सर से कभी आप सीख गए आंसर राइटिंग, तो यकीन मानिएगा कि आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा मेंस में। आप तुरंत फटाफट लिखते जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप एक बार इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन तो करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, इसने मुझे क्या क्या सिखा दिया। 2 लोगों का मार्गदर्शन, दोनों सिलेक्टेड लोग, और आप सभी को पता है मनोज पाल सर के पास तो कितना एक्सपीरियंस है, लगातार 7 इंटरव्यू यानी 7 मेंस निकालने का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस टीम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हमसे उतना अच्छा सीखें। तो मेरा यही मानना है कि इस प्रोग्राम को बिना मिस किए सबसे पहले ज्वाइन कर लो बेटा। पैसे मत देखो, अभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान ने चाहा तो 2026 में इसका प्रॉफिट आपके सामने आपको दे देंगे। क्योंकि 2026 में अभी हाल हमने देखा कि 300 प्लस वैकेंसीज की बात की थी एक न्यूज़पेपर के कटिंग में, तो आ सकती हैं 300 प्लस वैकेंसी, तो हमें अभी से तैयार रहना है। तो मेरा यही मानना है इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब देखिए हम खिलजी वंश की बात करते तो खिलजी वंश के संस्थापक आप सभी को पता है कौन था, जलाउद्दीन खिलजी था। जलाउद्दीन खिलजी के समय ही 1292 में इसका एक भतीजा होता है, उसका नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी। आप सभी को पता होगा, ये तो आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर आक्रमण करता है, किसके दौरान? जलाउद्दीन खिलजी के दौरान। उसी दौरान जब यह मालवा को विजय करता है तो यहाँ लौटते हुए भिलसा और चंदेरी पर भी क्या करता है, आक्रमण कर देता है और दोनों पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। आप सभी को पता है कि 1296 में जलाउद्दीन खिलजी की कौन हत्या कर देते हैं, तो उसका जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी वहाँ कर देता है उसकी हत्या, और 1296 से लेकर 1316 तक क्या बन जाता है, खिलजी वंश का राजा बन जाता है। 1305 में यह मालवा अभियान करता है और मालवा का उस टाइम सूबेदार होते हैं आइन उल मुल्क। इनको क्या करता है, भेजता है मालवा जीतने के लिए। तो भैया यहाँ पर क्या होता है, आइन मुल्क यहाँ पर आक्रमण करता है और यहाँ पर उस दौरान जो राजा रहते हैं वहाँ रहते हैं मलहक देव। कौन रहते हैं? मलहक देव। और मलहक देव को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। इसी दौरान जब ये मालवा जीत लेता है तो अमीर खुसरो का एक कथन आता है कि भैया मांडू विजय क्या थी, दक्षिण भारत की कुंजी थी। और यहाँ इंपॉर्टेंट है, MPPSC ने पूछा है सीधा कि निम्न में से किस लेखक ने मांडू विजय को दक्षिण भारत की कुंजी कहा था, तो उनका नाम था अमीर खुसरो। फिर देखिए उसके बाद 1305 में मांडू, उज्जैन, धार, चंदेरी ये सभी जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी का जो सूबेदार होता है। फिर उसके बाद यह दमोह और जबलपुर पर भी अधिकार कर लेता है। चंदेल शासक को हमीर वर्मन को 1308 में पराजित कर दमोह और जबलपुर भी किसके अधीन आ जाते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के अधीन आ जाते हैं। खिलजी वंश जैसे ही खत्म होता है 1320 में, तो उसके बाद 1320 में कौन आता है, तुगलक वंश आता है, जिसका शासन कब तक चलता है, लगभग 1398 के बाद तक चलता है। पर 1398 में ऐसा कहा जाता है
जब तैमूर लंग आक्रमण करता है तो लगभग तुगलक वंश क्या हो जाता है, कम खत्म हो जाता है। तो देखिए इसका दूसरा शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक, आप सभी को पता है। पहला शासक होता है जलाउद्दीन तुगलक, जिसको हम क्या बोलते थे, जोना खा भी बोलते थे। क्या बोलते थे, जोना खा। उसके बाद उसका भाई मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। इसके बारे में जानकारी हमें दमोह से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसका नाम है बटियागढ़। क्या है, बटियागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है। वहाँ से हमें जानकारी मिलती कि दमोह क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था। इसी अभिलेख में हमें मालूम पड़ता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके द्वारा दमोह में एक किले का निर्माण कराया गया था। साथ साथ हमें एक और जानकारी मालूम पड़ती है कि जब यह धार आए थे तो धार में इन्होंने एक किले का निर्माण कराया था। आज भी हम जब धार में जाते तो मुख्य शहर में ही हमें यहाँ महल देखने को मिलता है और उसका नाम था खरबूजा महल, जिसे वर्तमान में बोलते हैं धार का किला। इस किले का निर्माण किसने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। फिर देखिए इसके बाद आप सभी को पता है फिरोज शाह तुगलक बनता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमें जानकारी मिलती है 1356 में सागर जिले में दुलचीपुर गांव है, यहाँ पर एक स्मारक मिलता है, उसमें फिरोज शाह तुगलक का नाम हमें देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुलचीपुर गांव से स्मारक मिला है, उसके अनुसार फिरोज शाह तुगलक का शासन सागर में हुआ करता था। फिर देखिए इसके बाद आप सभी को पता है कि 1398 में तैमूर लंग आक्रमण कर देता है, जिसके बाद मालवा वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और यहाँ पर दिलावर खां गोरी किसकी नींव रखता है, गोरी वंश की नींव रखता है। अब भैया 1326 के बाद 1526 में क्या होता है कि इंडिया पर मुगल बादशाह कौन, बाबर आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हो जाता है, बाबर जीत जाता है और उसके साथ ही भारत में मुगल वंश की नींव रखाती है। अब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इस युद्ध में जो तोमर वंश के शासक थे मध्य प्रदेश के, उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किसकी ओर से लड़े थे, इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े थे। और इसमें किसकी हार हो गई थी, तो इसमें हार हुई थी, आप सभी को पता है, लोदी वंश की हार हो चुकी थी। फिर यह खानवा का युद्ध लड़ता है 16 मार्च 1527 में, किसके अगेंस्ट में, राणा सांगा के अगेंस्ट में। तो इस युद्ध में राणा सांगा की मदद करते हैं बघेलखंड के राजा वीर सिंह देव। ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर लेते हैं, वीर सिंह देव बाबर के साथ मित्रता कर लेते हैं और मित्रता करने के बाद ये किसको हरा देते हैं, राणा सांगा को पराजित कर देता है बाबर। फिर चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को होता है और चंदेरी आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आती है। और कल मैंने एक शासक का नाम बताया था मेदिनी राय, या जिसे हम रायचंद्र भी बोलते थे। मेदिनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में किसकी विजय होती है, बाबर की विजय होती है। बाबर नामा एक ग्रंथ है, आप सभी को पता है, बाबर में लिखा। उसके अनुसार मेदिनी राय की पत्नी थी मणिमाला, उसने 1000 राजपूत रानियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। और इन्हीं के लिए जौहर कुंड आज भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, चंदेरी में देखने को मिलता है। अब देखिए आगे हम बढ़े उससे पहले मैं MPPSC प्रीलिम टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए हम अभी टारगेट लेके चल रहे हैं फरवरी 2026 और फरवरी 2026 में मुझे 19% के समथिंग तक उम्मीद है कि आपका प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। अब देखिए भैया 90% उम्मीद है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए अब प्रीलिम्स निकालना सबसे बड़ी आज की डेट में हमें दिक्कत देखने को मिलती है। और लोगों का प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है लोग बाग केवल पढ़ते ही पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा वो कुछ भी काम नहीं करते। और यहाँ पर प्रीलिम्स जो परीक्षा होती है वहाँ होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे पढ़ते पढ़ते, ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ना ही आपको कुछ फैक्ट क्लियर होंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026 लेके आए थे मात्र 350 रुपये में। पहले 500 रुपये में मिलती थी, आज की डेट में उसमें ऑफर चल रहा है, तो मात्र कितने मिल रही है, 350 रुपये मिल रही है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी PSC by DC सर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें आपको 50 यूनिट वाइज टेस्ट, साथ में 25 FLT यानी लगभग 7500 प्रश्न आपको क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि भैया एक बार आप ज्वाइन कर लो, आपको नहीं अच्छा लगे और बहुत सारे फैक्ट याद नहीं हो जाए तो बाद में आके मुझसे पैसे रिटर्न ले लेना। पर मेरा यही मानना है कि आप एक बार ज्वाइन करो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप एक बार ज्वाइन करके लगा के देखो,
आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ में कुछ अच्छा पढ़ने को भी मिलने वाला है, तो इसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखिए बाबर के बाद बनता है हुमायूं। हुमायूं अगला शासक होता है, तो उस दौरान जब हुमायूं राजा रहता है तो यहाँ पर गुजरात के शासकों का शासन चलता है मालवा क्षेत्र पर। तो 1535 में मंदसौर का युद्ध होता है, कल भी मैंने बताया था, बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे और हुमायूं के बीच में, जिसमें किसकी हार हो जाती है, बहादुर शाह की हार हो जाती है और मालवा किसके अधीन हो जाता है, मुगलों के अधीन हो जाता है। अब चौसा का युद्ध होता है 26 जून 1539 को, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह होता है। तो इसमें किसकी हार होती है, हुमायूं की हार हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब यह चौसा का युद्ध छोड़कर भाग रहा था हुमायूं, तो इसकी जो सहायता करते हैं वह बघेलखंड के शासक बीरभान जी इनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं भागने में। उसके बाद आप सभी को पता है कि इंडिया पर सूरी वंश की स्थापना हो जाती है, जिसका ईयर होता है 1540 से लेकर 1555 तक किसका शासन चलता है इंडिया पर, सूरी वंश का। अब सूरी वंश के संस्थापक का नाम था शेर शाह सूरी। 1542 में शेर शाह सूरी मालवा का युद्ध लड़ता है और यहाँ पर उस टाइम गुजरात का शासक कादिर खां का शासन चलता रहता है। ठीक है, तो मालवा को जीतने के बाद उसने क्या करता है, सुजायत खां को यहाँ का प्रमुख बना देता है। फिर रायसेन अभियान, जहाँ पर शासक होते हैं पूरणमल, तो पूरणमल से यह युद्ध लड़ता है रायसेन में। रायसेन का युद्ध 1543 में होता है, जिसमें वह हारते हारते बच जाता है। जिसके बाद शेर शाह सूरी कहता है कि मुट्ठी भर शासन के लिए आज मैं पूरा अपना साम्राज्य गंवा देता, यानी छोटे से साम्राज्य के लिए आज मैं पूरा साम्राज्य गंवा देता, ऐसा शेर शाह सूरी का कहना था। और ऐसा कहा जाता है कि जो रायसेन अभियान था वो शेर शाह सूरी के ऊपर एक कलंक के रूप में है। देखिए फिर शेर शाह सूरी, आप सभी को पता है कि सड़क निर्माण का कार्य कराता है, तो यह आगरा से लेकर बुरहानपुर तक एक रोड बनवाता है, याद रखिएगा, जो कि बाद में जीटी रोड या जीटी रोड का क्या हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। फिर देखिए 1555 में वापस से मुगल काल आ जाता है, तो उसके शासक बनते हैं अकबर। अब देखिए अकबर के बारे में हम बात करते हैं, तो अकबर मध्य प्रदेश में प्रमुख अभियान करते हैं। 1561 में मालवा, 1564 में गोंडवाना, और आपको पता है 1601 में बुरहानपुर वाले क्षेत्र में यह क्या करते हैं, बहुत सारे अभियान करते हैं। मालवा अभियान 1561 में होता है, यह अपने सेनापति आदम खां को क्या करते हैं, लड़ने के लिए पहुंचाते हैं। और उस समय यहाँ के शासक होते हैं बाज बहादुर, और इन दोनों के बीच में आप सभी को पता है सारंगपुर का युद्ध होता है, जिसमें बाज बहादुर हार जाते हैं और मालवा किसके अधीन आने लगता है, तो मालवा आने लगता है मुगलों के अधीन। फिर गोंडवाना पे भी यह आक्रमण करते हैं। उस टाइम गोंडवाना क्षेत्र की रानी रहती है रानी दुर्गावती, जो कि उनके पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के तौर पे काम करती है। इस युद्ध में मेनली आसफ खां क्या होते हैं, मुगल सेनापति होते हैं। और इस युद्ध में क्या करते हैं, आसफ खां इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और नरई नाले का युद्ध होता है। कहाँ का, नरई नाले का युद्ध होता है। और नरई नाले के युद्ध में रानी को लगता है कि मुगल सेना ने जब हमको घेर लिया है, तो वो अपने खुद को क्या कर देती है, मृत्यु के लिए सौंप देती हैं। ठीक है, इस युद्ध में रानी दुर्गावती के सेनापति आधार सिंह रहते हैं और उनका पुत्र वीर नारायण, दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1601 में असीरगढ़ अभियान, जिसे अकबर का अंतिम अभियान बोला जाता है, उस दौरान असीरगढ़ पर फारूकी वंश के शासक मीरन बहादुर का शासन चलता रहता है। और मीरन बहादुर और मुगल सेनापति के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मीरन बहादुर क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं और असीरगढ़ किसके अधीन आने लगता है, मुगलों के अधीन आने लगता है। आपको नोट लगा के एक पॉइंट याद रखना है कि वो तानसेन को अकबर के दरबार में किसने पहुंचाया था, तो रीवा के राजा रामचंद्र देव ने अकबर के जो शासन चलता था, यानी अकबर के दरबार में रीवा के राजा रामचंद्र देव ने तानसेन को पहुंचाया था। तानसेन का नाम आप सभी को पता है, रामतनु पांडे है। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में देखिए कि जो बुंदेला वंश का जो वीर सिंह बुंदेला थे, उनके बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। और यहीं पर वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर की मित्रता को देखते हुए निवाड़ी ओरछा में जहांगीर किले का निर्माण कराया था। ठीक है, रीवा का विद्रोह 1610 में रीवा के राजा विक्रमादित्य ने विद्रोह किया, जिसे राजा मानसिंह के नेतृत्व में जहांगीर ने दबा दिए। इसके दौरान आप सभी को पता है कि एक विदेशी यात्री थे थॉमस रो, जो कि इसका पीछा करते हुए अजमेर से कहाँ पर पहुँच गया था, मांडू पहुँच गया था। और यही एमपीपीएससी ने पूछा था कि जहांगीर का पीछा करते हुए कौन सा ब्रिटिश यात्री अजमेर से मांडू पहुँचा था, तो उनका नाम था थॉमस रो। फिर देखिए शाहजहाँ बनते हैं इसके बाद। तो इस दौरान बुंदेला विद्रोह चालू हो जाता है। जुझार सिंह बुंदेला क्या करते हैं,
आक्रमण कर देते हैं और विद्रोह कर देते हैं, लेकिन बाद में ही क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। शाहजहां के काल में ही ओरछा भी किसके अधीन आने लगता है, मुगलों के अधीन आने लगता है। देखिए, जहांगीर की पत्नी थी मुमताज़, मुमताज़ की मृत्यु 1630 में कहाँ पर होती है, तो बुरहानपुर में होती है, और बुरहानपुर में उसकी पहली कब्र बनाई जाती है। बाद में इस कब्र को हटाकर कहाँ पर लेके जाया जाता है, आगरा पहुँचाया जाता है। तो आपको याद रखना कि मुमताज़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बुरहानपुर में हुई थी। ठीक है। फिर देखिए, उत्तराधिकारी युद्ध होने लगे थे शाहजहां की मृत्यु के बाद, जो आगे तक चलते रहे। फिर देखिए, औरंगजेब उत्तराधिकारी के बाद कौन बनता है, औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो जन्म होता है वो दोहद का किले में होता है, जो कि कहाँ पर है, उज्जैन के समीप पड़ता था। ठीक है। धर्मत का युद्ध औरंगजेब प्रमुख लड़ता है, जो कि धर्मत उज्जैन के पास पड़ता है। ये एक उत्तराधिकारी युद्ध था जो कि 1658 में लड़ा गया। इस युद्ध में शाहजहां के सेनापति दारा शिकोह और औरंगजेब के सेनापति मुराद के बीच लड़ाई हुई, जिसमें कौन हार गया था, दारा शिकोह हार गया था। फिर देखिए, बुंदेला का सहयोग भी मिला इसे, कि बुंदेला शासक चंपत राय ने किसका सहयोग किया था, पहले औरंगजेब का सहयोग किया था, लेकिन बाद में क्या हो गए थे, इसके विरोधी हो गए थे। इन्हीं के काल में मराठाओं ने भी आक्रमण करा मालवा पर, पहली बार किसके दौरान, औरंगजेब के काल के दौरान। ठीक है। अब यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश का सल्तनत काल और मुगल काल पढ़ा। अब आखिरी वंश पड़ता है फारूकी वंश, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो फारूकी वंश का जो शासन होता था वह खान देश, जिसे वर्तमान में बुरहानपुर बोलते हैं, यहाँ पर हुआ करता था। इनकी राजधानी थी बुरहानपुर, और इसके संस्थापक कौन थे, मलिक अहमद रजा। मलिक अहमद रजा की हम बात करते तो संस्थापक होगा ये किसके, फारूकी वंश के। इनके बेटे का विवाह किससे होता है, तो मलिक नासिर थे इनके बेटे। इसका विवाह होता है मालवा के शासक दिलावर खां की गोरी के बेटे के साथ, और यहाँ अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करते हैं, बाद में हुसैन शाह के साथ कर देते हैं। फिर देखिए, मलिक नासिर बनता है मलिक अहमद रजा के बाद। तो यह क्या करता है, एक आसा अहिर नाम के राजा को क्या करता है, धोखे से हरा देता है, और असीरगढ़ के किले पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और असीरगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपको याद रखना है, आसा अहिर नामक राजा के द्वारा बनवाया गया था। असीरगढ़ को खानदेश की राजधानी बनाया। इसके दौरान यहाँ पर शेख जैनुद्दीन की सलाह पर ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाद और बुरहानपुर नामक दो शहर बसाए थे। किसने, मलिक नासिर ने। और बुरहानपुर को उसके बाद अपनी राजधानी बना लिया था। गुजरात के शासक ने मलिक नासिर को खान की उपाधि दी थी, जिसके बाद उन्हें फारूकी खान भी कहा जाने लगा था। इसके बाद बनते हैं आदिल खां। आदिल खां एक योग्य शासक था। इसने बुरहानपुर किले का निर्माण कराया और असीरगढ़ किले की 4 दीवारी करवाई थी। इसके काल के दौरान बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका था। इसने बुरहानपुर में बादशाही किले का निर्माण भी कराया। गुजरात के शासक अहमद खां से प्रभावित होकर इसने आदिल खां तृतीय को गद्दी पर बैठाया, परंतु बाद में मीर मोहम्मद शाह बन जाता है, जो मालवा को जीतने में गुजरात के शासक बहादुर शाह की मदद करता है। इसका विवाह बहादुर शाह की बहन के साथ होता है। इसके शासन काल में रुकैया बेगम बीबी की मस्जिद का निर्माण कराती है। कहाँ पर, रुकैया बेगम बीबी की मस्जिद का निर्माण कराती हैं। फिर देखिए, मीरन मुबारक शाह के बाद कौन बनते हैं, मीरन मुबारक शाह बनते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, मुगलों के अधीन आ जाता है, मैंने अभी हाल बताया था। ठीक है। फिर राजा अली खां बनते हैं। तो यहाँ बेमनी शासकों के विरुद्ध युद्ध में मारा जाता है और बुरहानपुर में जामा मस्जिद का निर्माण कराता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जो जामा मस्जिद है वो राजा अली खां बनाते हैं। इस मस्जिद के प्रवेश द्वार पर संस्कृत और अरबी भाषाओं के लेख हमें देखने को मिलते हैं। ये दुनिया की एकमात्र मस्जिद है, यहाँ पर संस्कृत और अरबी भाषा दोनों में लेख लिखे हुए हैं। MPPSC ने यह प्रश्न पूछा हुआ है। फिर मीरन बहादुर के समय 1601 में यहाँ पर खानदेश पर आक्रमण करता है अकबर, और यह खानदेश का नाम बदलकर क्या कर देते हैं, दानदेश कर देते हैं। सॉरी, मीरन मुबारक शाह थे ना, मीरन मुबारक शाह के दौरान यहाँ पर बाज बहादुर जब बच के कहाँ पर भागता है, आप सभी को पता, बुरहानपुर पहुँच जाता है। तो मालवा के राजा किस पे अटैक कर देते हैं, मीरन मुबारक शाह के ऊपर, जिसमें कौन हो जाते हैं, जो मुगल शासन होते हैं वो हार जाते हैं, मैंने बताया था। इसी का बदला लेने के लिए मीरन बहादुर पर अकबर आक्रमण करता 1601 में, और उसमें ये क्या, मीरन बहादुर हार जाते हैं, और जो अकबर होता है वह खानदेश का नाम बदलकर क्या रख देता है, दानदेश रख देता है। तो यहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक
कला, साहित्य और इतिहास वाली यूनिट कंप्लीट होती है। यह यूनिट आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपको कुछ भी डाउट आता है तो आज कमेंट बॉक्स में आखिरी दिन है, ज़रूर बताइएगा यह सीरीज़ आपको कैसी लगी, क्या यह सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट करते हैं। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ इसी प्रकार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।